हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन दिस चैनल। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम पढ़ रहे थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। इसमें आज हम पढ़ेंगे लिबरलाइजेशन और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर पहले लिबरलाइजेशन की मीनिंग पढ़ेंगे और उसके बाद लिबरलाइजेशन में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कौन कौन से हुए, यानी कि 4 टाइप के रिफॉर्म्स हम पढ़ेंगे। इसमें एक होगा इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, दूसरा होगा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फिर थर्ड होगा इसमें फिस्कल रिफॉर्म्स और फोर्थ होगा एक्सटर्नल रिफॉर्म्स। ये 4 रिफॉर्म्स आज हमें पढ़ने हैं इसमें आज की वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 3 मेन एलिमेंट्स ऑफ एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की 3 एलिमेंट्स थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये आप जानते हैं LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। चलिए लिबरलाइजेशन क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस को प्रोडक्शन प्रोसेस से हटा देना, तो उसे लिबरलाइजेशन कहा जाता है, उदारीकरण जिसे हिंदी में बोलते हैं। इट मीन्स फ्रीडम ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा जो डायरेक्ट या फिजिकल कंट्रोल लगाया गया था प्रोड्यूसिंग यूनिट्स पर या यानी कि फैक्ट्रीज पर या इंडस्ट्रीज पर, उसे हटा देना और बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के प्रोडक्शन करना, उसे कहा जाता है लिबरलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन में, अंडर लिबरलाइजेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कौन कौन से हुए, यानी कि कौन कौन से किए गए, कौन कौन से सुधार किए गए 1991 में, यानी कौन कौन से चेंजेस लाए गए 1991 में अंडर लिबरलाइजेशन, उन्हें पढ़ते हैं। फर्स्ट है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। इंडस्ट्रियल सेक्टर पर कौन कौन से सुधार किए गए, उसमें फर्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। पहली बात कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया गया। एवोल्यूशन का मतलब होता है समाप्त कर देना, तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को खत्म कर दिया गया। पहले इंडस्ट्री में लाइसेंस लेने की जरूरत होती थी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, उसे समाप्त कर दिया गया। इन जुलाई 1991 अ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस्ड। एक 1991 में जुलाई में, ये थोड़ा डेट आप याद रखेंगे, in July 1991 a new industrial policy announced. It abolished the requirement of licensing except the following 5 industries. जुलाई 1991 में एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई, एक उसमें केवल 5 इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट के अंडर में रखा गया और बाकी से रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए। और वो 5 इंडस्ट्रीज कौन कौन सी थी, ध्यान रखना, 5 इंडस्ट्रीज याद रखनी होंगी कौन कौन सी थी। एक तो था लिकर का मतलब शराब, दूसरा सिगरेट, तीसरा डिफेंस इक्विपमेंट जो फोर्स के लिए जो हथियार वगैरह बनाए जाते हैं, और फोर्थ था इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स, जो इंडस्ट्रीज में जो विस्फोटक पदार्थ बनाए जाते हैं, और उसके बाद फिफ्थ था डेंजरस केमिकल्स, जो भी केमिकल्स होते हैं जो खतरनाक केमिकल्स होते हैं, तेजाब वगैरह। वो 5 जो इंडस्ट्रीज थी इनको गवर्नमेंट ने अपने अंडर में रखा और बाकी को सब फ्री कर दिया, यानी कि उससे रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए। तो ये हो गया इनका एवोल्यूशन ऑफ द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। समझ में आ गया होगा। दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है संकुचित करना, यानी छोटा करना। तो पब्लिक सेक्टर को छोटा कर दिया गया। छोटा करने का मतलब क्या है कि पब्लिक सेक्टर जो 1990 तक सारी चीजें, सारी इंडस्ट्रियल सेक्टर पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट के अंडर आता था, गवर्नमेंट ने अपना वहां से जो भी अधिकार था उसे कम कर दिया, और मतलब बहुत ज्यादा कम कर दिया, कुछ ही चीजों में रखा। तो इसे पढ़ लेते हैं। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज was reduced from 17 to 8.
1991 में जो पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्रीज थी वो 17 थी, 17 में से उन्होंने 8 कर दिया उस टाइम, यानी कि 17 में से 8 कर दिया। 9 इंडस्ट्रीज को रिस्ट्रिक्शन से, जो गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन थे, गवर्नमेंट के अपने अंडर में ले रखा था, वहां से फ्री कर दिया। और इन 2010-11 और उसके बाद 2010-11 में, ये 1991 में करा था और फिर 2010-11 में द नंबर ऑफ दीज इंडस्ट्री, और उनमें से भी, उन 8 में से भी ओनली 2, केवल 2 को अपने अंडर रखा गवर्नमेंट ने। वो 2 थी एटॉमिक एनर्जी और रेलवे और एटॉमिक एनर्जी, जो आज भी हैं गवर्नमेंट के अंडर में, और उसके अलावा सारी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया। थर्ड है डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया। 1991 से पहले 90 तक आपने इससे पहले पढ़ा ही था, SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को का रिजर्वेशन कर दिया गया था, यानी कि उनको एक अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था, उनके लिए छूट दे दी गई थी। तो उनको प्रोडक्शन के लिए ये कौन कौन सी चीज़ें किसको प्रोड्यूस करनी है, इसके लिए उनका रिजर्वेशन था। और वो रिजर्वेशन इन्होंने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया 1991 में। तो इसे मैनी प्रोडक्शन एरियाज विच वर रिजर्व्ड फॉर SSI, जो SSI के लिए रिजर्व थे, जो प्रोडक्शन एरिया, जो भी प्रोडक्शन यूनिट्स, वो डी रिजर्व कर दिए गए, वर डी रिजर्व। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस रादर देन द डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। पहले जो रिसोर्सेज थे, संसाधन थे प्रोडक्शन के, वो गवर्नमेंट के डायरेक्शन के हिसाब से, गवर्नमेंट के आदेश के हिसाब से उन्हें डिवाइड किया जाता था, बांटा जाता था, एलोकेट किया जाता था कि कौन सी SSI को कहाँ, किस एरिया में कितना रिसोर्सेज मिलेंगे और कितना उनको प्रोडक्शन करना है। ये सब चीज़ें गवर्नमेंट के आदेश से होती थी। लेकिन अब क्या कर दिया गया, इसे मार्केट फोर्स पर छोड़ दिया गया, मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई पर छोड़ दिया गया। जहाँ जितनी नीड है वहाँ उतना प्रोडक्शन कर सकते हैं, इसमें गवर्नमेंट के कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगे और ना ही कोई SSI के लिए रिजर्वेशन रहेगा। और फोर्थ है इसमें एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। पहले प्रोडक्शन के लिए भी गवर्नमेंट ने एक रूल्स रेगुलेशन बनाए थे। प्रोडक्शन जो है, जो भी प्रोडक्शन करना है किसी भी इंडस्ट्री को, जो भी प्रोडक्शन करना था उसके लिए गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए थी कि हमें इतना प्रोडक्शन करना है और इतनी इंडस्ट्री लगानी, इतनी फैक्ट्री लगानी। मान लो SSI, मान लो प्राइवेट सेक्टर को भी, कोई प्राइवेट सेक्टर भी अगर फैक्ट्री लगाता है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट से परमिशन मांगनी थी। और कितना प्रोडक्शन करना उसके लिए भी परमिशन मांगनी थी कि इतना उससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकता था, तो इसके लिए छूट दे दी गई, यानी कि एक्सपेंशन ऑफ द प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी। तो इसको बढ़ा दिया गया, कहने का मतलब है उससे रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए। अब प्रोडक्शन, जो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, जो भी है ये डिमांड मार्केट के आधार पर, मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर जो भी प्रोड्यूसर्स हैं वो अपनी मर्जी से कर सकते थे। और उसके बाद फिफ्थ है फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। और पहले कैपिटल गुड्स, पहली बात तो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी थी, तो जो भी इंपोर्ट कुछ नहीं करना था, अपने देश में ही सब्स्टिट्यूशंस बनाने थे। और अगर कोई थोड़ा बहुत कोई कैपिटल गुड्स खरीदने भी थे तो उसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन थी। तो अब यहाँ क्या था, फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स, तो इन्होंने इसे भी अपने नियंत्रण से, गवर्नमेंट ने अपने नियंत्रण से बाहर कर दिया। यानी कि जो भी कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर वो कोई भी कैपिटल गुड्स, कोई भी मशीनरी, कोई भी जो भी उसको अपने प्रोडक्शन के लिए चाहिए, उसे वो कहीं से भी, किस वर्ल्ड के किसी भी कंट्री से इंपोर्ट कर सकता था। तो यहाँ भी ये रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए। तो इस तरह से लिबरलाइजेशन के रिफॉर्म्स, आपका फर्स्ट रिफॉर्म है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, आपके समझ में आ गया होगा, इतना नोट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं।
तो आइए आप पढ़ लेते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। सेकंड है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, ये 3 जो इसके कंपोनेंट्स हैं क्या हैं। एक तो होता है फाइनेंशियल सेक्टर में बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। पहली बात, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये फाइनेंशियल सेक्टर में आते हैं। दूसरा स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज का मतलब शेयर मार्केट। और तीसरा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का मतलब है जहां पर फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेन करेंसी को खरीदा और बेचा जाता है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। ये 3 चीज़ें फाइनेंशियल सेक्टर में आएंगी। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स किए गए, वो कौन से, इससे आधारित कुछ पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर इज रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय आरबीआई। और ये तो आप सभी जानते हैं कि जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो रेगुलेट और कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, आरबीआई के द्वारा किया जाता है। लिबरलाइजेशन शिफ्ट द रोल ऑफ आरबीआई फ्रॉम अ रेगुलेटर टू द फैसिलिटेटर। जो लिबरलाइजेशन यानी कि 1991 से पहले जो आरबीआई का रोल था एज ए रेगुलेटर था, वो रेगुलेट करता था, पूरी तरीके से नियंत्रित करता था फाइनेंशियल सिस्टम को। लेकिन 1991 के बाद इसे फैसिलिटेटर के रूप में देखा गया या रखा गया। फैसिलिटेटर का मतलब सुविधा प्रदान करने वाला रखा गया। उसका अधिकार जो रेगुलेट करता था, जो ज़्यादा उसके रिस्ट्रिक्शंस थे, उन्हें कम कर दिया गया। अच्छा, अब इसमें बिफोर लिबरलाइजेशन से पहले यानी कि बिफोर 1991 इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर वाज फिक्स्ड बाय द आरबीआई एज ए रेगुलेटर। रेगुलेटर के रूप में क्या करता था आरबीआई, जो कमर्शियल बैंक थे उनका जो इंटरेस्ट रेट का स्ट्रक्चर था उसे आरबीआई फिक्स करता था। यानी कि जो कमर्शियल बैंक थे, जो जनता को लोन देते थे, उसमें जो इंटरेस्ट रेट था उसे आरबीआई के द्वारा फिक्स किया जाता था। कब? 1991 से पहले, लिबरलाइजेशन से पहले। और आफ्टर लिबरलाइजेशन यानी कि 1991 के बाद तो लीव इट टू द कमर्शियल बैंक टू डिसाइड देयर इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर। तो उसको कमर्शियल बैंक के ऊपर छोड़ दिया गया कि वो अपने अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट निर्धारित करें। इट अलाउड एफआईआई, और ये फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में एक चीज और अलाउड की गई, वो एफआईआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का मतलब है कि विदेशों से ऐसे इन्वेस्टर्स को अलाउड कर दिया गया अपनी कंट्री में, जो क्या, जैसे कि जो बैंकर्स होते हैं, जैसे कि विदेशों के जो यहाँ हमारे इंडिया में अपने बैंक लगाना चाहते हैं, और बैंकर्स, और या म्यूचुअल फंड्स। आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड्स के बहुत सारे ऑफिस आपको मिलेंगे जो विदेशी कंपनियां होती हैं म्यूचुअल फंड्स की, या पेंशन फंड्स, जो पेंशन फंड्स की कंपनियां हैं जो विदेशी, जो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करते हैं या हमारे देश में वो अपने इंस्टीट्यूशन लगाते हैं, उन्हें अलाउड कर दिया गया। तो इस तरह से ये सुधार हमारे फाइनेंशियल सेक्टर के थे। उसके बाद थर्ड है फिस्कल रिफॉर्म्स। फिस्कल का मतलब, यहाँ फिस्कल आता है इसका मतलब राजकोषीय या गवर्नमेंट के, और गवर्नमेंट का जो रिफॉर्म्स हैं उस पर मेन फोकस उसका टैक्सेशन पर होता है। तो टैक्स रिफॉर्म्स आर प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ फिस्कल रिफॉर्म्स। फिस्कल रिफॉर्म्स का जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है वो टैक्स रिफॉर्म्स है। टैक्स 2 तरह के होते हैं, आप जानते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स उसे कहा जाता है जो गवर्नमेंट जिस पर टैक्स लगाती है उसी को टैक्स पे करना होता है, जिस पर इम्पोज किया जाता है उसी को टैक्स पे करना होता है, तो उसे डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, जैसे कि इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एटसेट्रा। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स, गवर्नमेंट टैक्स तो किसी पर लगाती है और पे किसी और को करना पड़ता है, यानी कि उसे शिफ्ट कर दिया जाता है। जैसे कि टैक्स तो लगाया प्रोडक्शन पर, वस्तुओं के प्रोडक्शन पर, लेकिन प्रोड्यूसर ने उस टैक्स को उस वस्तु के ऊपर एक्स्ट्रा उसकी कॉस्ट, उसकी प्राइस एक्स्ट्रा करके वो टैक्स ले लिया कस्टमर से, यानी कि पे कौन कर रहा है? कस्टमर कर रहा है, और लगाया किस पर जा रहा है? प्रोड्यूसर पर जा रहा है। तो इस तरह का टैक्स जो है उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, जैसे कि जीएसटी, और उससे पहले इसे सेल टैक्स और अदर बहुत सारे टैक्सेज थे, सबको एक कर दिया गया, उसे जीएसटी कहा गया।
तो ये दो टैक्स हो गए, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, इसे आप अच्छे से समझते हैं। अब इसमें थोड़ा सा जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये जो इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, यानी नरेंद्र मोदी जी ने इसे इंट्रोड्यूस किया और उनका मानना यह था कि वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, यानी कि हमारा देश एक है तो टैक्स भी सबके लिए। इससे पहले क्या होता कि सेल टैक्स अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता था। यूपी में एक सेल टैक्स अलग अलग रहा है और बिहार में अलग अलग रहा है, पंजाब में अलग अलग रहा है। सब में मान लो सेम रेट से पेट्रोल विदेशों से आ रहा है तो यूपी में अलग सेल टैक्स अलग लगा के उसके रेट ज़्यादा हो जा रहे हैं, दिल्ली में कम हो जा रहे हैं या बिहार में कम हो जा रहे हैं। तो इस तरह से या कहीं बिहार में ज़्यादा हो जा रहे हैं या पंजाब में ज़्यादा हो जा रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग टैक्स कम ज़्यादा करना हर चीज़ पर, तो इस तरह से लगता था। तो इसे एक कर दिया गया जिसे जीएसटी नाम दिया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसे थोड़ा सा जीएसटी के बारे में पढ़ लेते हैं। जीएसटी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन इंडिया विद द व्यू टू प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर टू द पीपल ऑफ इंडिया। भारत के लोगों को यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर देने के लिए, टैक्स का यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर का मतलब है सेम टैक्स देने के लिए, एक स्ट्रक्चर, सेम टैक्स का स्ट्रक्चर देने के लिए जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। दूसरी बात, जीएसटी कैरीज द स्लोगन ऑफ, जीएसटी में एक स्लोगन दिया गया, नारा दिया गया, वन टैक्स वन नेशन वन मार्केट का एक स्लोगन दिया गया कि जो हमारा पूरा इंडिया वो एक नेशन, पूरा जो नेशन हमारा नेशन है वो एक मार्केट के रूप में है और उसमें एक ही टैक्स लगेगा। जीएसटी इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट एडिशनल टैक्स फॉर द गवर्नमेंट। तो ये भी आशा रखी गई कि जीएसटी लगने से जो टैक्स जनरेशन होगा, गवर्नमेंट के लिए टैक्स जनरेट होगा वो ज़्यादा होगा, एंड रिड्यूस टैक्स इवेजन, और उन लोगों की कमी आएगी जो टैक्स से बचते थे पहले, जो टैक्स से बचते थे, टैक्स नहीं देते थे, उन लोगों में कमी आएगी, और ये हुआ भी। और अब इसमें थोड़ा सा और देख लीजिए, टाइप्स कभी कभी ये पूछे जाते हैं, टाइप्स कितने होते हैं और स्लैब्स कितने होते हैं, यानी कितने रेट कौन कौन से हैं। देखो टाइप्स इसके 3 होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी कहते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और आईजीएसटी का मतलब है इंटरनेशनल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये 3 तरह का टैक्स डिवाइड हो जाता है। मोस्टली क्या होता है कि जब आप किसी भी चीज़ को लेने के लिए जाते हैं तो उसमें 2 तरह का टैक्स लगता है आपका। टैक्स इनवाइस में आप देखेंगे, रसीद में देखेंगे, तो आधा सीजीएसटी सेंटर को जाता है और आधा स्टेट को जाता है। तो इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम करते तो उसे आईजीएसटी लगाते। तो उसके बाद इसमें टैक्स के अलग अलग रेट्स हैं, जिसे स्लैब्स बोलते हैं हम। ये 5 स्लैब्स में होता है, 5 रेट्स में होता है। कुछ चीज़ों को टैक्स फ्री कर दिया जाता है, 0% जीएसटी लगता है उसमें, कहने का मतलब उन्हें टैक्स फ्री करा जाता है। कुछ चीज़ों में 5% लिया जाता है, कुछ में 12%, 18% एंड 28%। ये याद रखना है, ऐसा नहीं लिख देना कहीं 6% भी लिख दिया आपने, 10% भी लिख दिया, ऐसा नहीं लिखना है। 0, 5, 12, 18 एंड 28% ये इसके स्लैब्स हैं। तो अब इतना इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद एक रिफॉर्म और पढ़ना है हमें। अब हम 4th पॉइंट पढ़ते हैं, एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स, और इसके साथ ही ये फर्स्ट जो है इसका एलिमेंट लिबरलाइजेशन फिनिश हो जाएगा। तो एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स में 2 चीज़ें आती हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स और दूसरी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स। अब फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स क्या होते हैं इसे समझ लीजिए। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन 1991। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स जो है वो 1991 में लागू किए गए थे, विद द डिवैल्यूएशन ऑफ द इंडियन रुपी अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी। जब इंडियन रुपीज का डिवैल्यूएशन हुआ था, डिवैल्यूएशन का मतलब होता है कि वैल्यू कम हो जाना इंडियन रुपीज का अगेंस्ट फॉरेन करेंसी के, जो इंटरनेशनल मार्केट में फॉरेन करेंसीज के अगेंस्ट जो इंडियन रुपीज का डिवैल्यूएशन हुआ था, उसी को ठीक करने के लिए, यानी कि उसी में सुधार करने के लिए, उसमें चेंजेस लाने के लिए 1991 में ये रिफॉर्म्स लागू किया गया।
डिवैल्यूएशन क्या होता है? इट इम्प्लाइज लोअरिंग द वैल्यू ऑफ आवर करेंसी इन रिलेशन टू अदर करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड। ये सिंपल बात है कि हमारी करेंसी की वैल्यू जब अदर करेंसी जो वर्ल्ड की अदर करेंसीज की अपेक्षा कम हो जाती है वैल्यू हमारे करेंसीज की, तो उसे डिवैल्यूएशन कहा जाता है। और उसमें सुधार क्या किया गया? एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इन द इंटरनेशनल एक्सचेंज मार्केट। तो उसमें क्या कर दिया गया कि सुधार ये किया गया कि जो एक्सचेंज रेट हैं वो डिमांड एंड सप्लाई पर, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई पर छोड़ दिए गए। उसी के डिमांड एंड सप्लाई जैसी फॉरेन करेंसी की होगी उसी के आधार पर उसके फॉरेन एक्सचेंज रेट होंगे। किसके? इंडियन करेंसी के। किसके साथ? विदेशों की करेंसी के साथ या अदर कंट्रीज की करेंसी के साथ। तो ये इसमें सुधार लाया गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स में टैरिफ का मतलब आप समझते होंगे, जो इंपोर्ट करने में टैक्स लगाया जाता है उसे टैरिफ कहा जाता है। किसी भी चीज को हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें जो टैक्स लगाया जाता है टैरिफ कहा जाता है। टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस हैव बीन सिग्निफिकेंट मॉडरेट, यानी कि जो टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस थे वो 1991 से पहले बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे और वो जो हैं उन्हें मॉडरेट कर दिया गया, सिग्निफिकेंटली मॉडरेट कर दिया गया। वो टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस को मध्यस्थ कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा नहीं किया गया, बहुत कम नहीं किया, उन्हें मॉडरेट कर दिया गया। दूसरा है इंस्टेड ऑफ पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री, जो 1990 तक जो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी चल रही थी, यानी कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए जो पॉलिसी चल रही थी उसको अब क्या है, उसे समाप्त कर दिया गया। नाउ देयर इज द पॉलिसी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब होता है योग्यतम की उत्तरजीविता। कहने का मतलब आप समझें कि जो फिटेस्ट का मतलब है शक्तिशाली है, जो सर्वाइव कर सकता है वही सर्वाइव करेगा। कहने का मतलब है यहाँ कि किसी तरह का कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा डोमेस्टिक इंडस्ट्री को। डोमेस्टिक इंडस्ट्री इंटरनेशनल मार्केट में अपनी वस्तुओं को इतना अच्छा बनाए कि जिससे कि वो अपना सर्वाइव कर सके। अगर वो कर सकती है तो वो रहेगी, अदरवाइज वो समाप्त हो जाएगी। तो ये नियम बनाया गया। और पॉलिसी ऑफ कोटाज एंड टैरिफ्स, जो कोटा और टैरिफ्स की जो पॉलिसी थी, रिप्लेस द मार्केट कंपटीशन, इसे मार्केट कंपटीशन पर रिप्लेस कर दिया गया। यानी कि जो कोटा निर्धारित किया गया था, जो टैरिफ पर जो बाउंडेशंस लगाई गई थी, उनको सबको हटा दिया गया और इसे क्या मार्केट कंपटीशन पर छोड़ दिया गया। तो ये था इसका एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ आज हम इतना यहीं पर इसे एंड करते हैं। ये लिबरलाइजेशन कंप्लीट हो गया। इसे अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके नोट्स बना लें और वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। थैंक यू।